12 अक्टूबर का जो वाक़या है, 12 अक्टूबर 1999, उससे पहले ही जनरल मुशर्रफ और नवाज़ शरीफ के दरमियान इख्तलाफात की ख़बरें आनी शुरू हो गई थी। और जो कोयटा के कोर कमांडर वाली एक तारिक परवेज़ वाली एक वो ख़बर थी, उसने काफ़ी ये चमगोइयाँ होनी शुरू हो गई थी अखबारात में कि दोनों में से एक जाएगा, इस तरह की बातें आनी शुरू हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी भारत गवर्नमेंट भी चल रही थी और जनरल मुशर्रफ जो है वो उनका इंटरेक्शन भी रहता था। उससे पहले जब जनरल मुशर्रफ को 1998 में नवाज़ शरीफ साहब ने आर्मी चीफ़ लगाया था, तो वो चौधरी निसार अली ख़ान और शहबाज शरीफ के कहने पर उन्होंने उनको लगाया था। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर ये इख्तलाफात सामने आने शुरू हो गए थे कि नवाज़ शरीफ साहब खुश नहीं हैं। जनरल मुशर्रफ की पर्सनालिटी का भी उसमें था, वो उनकी ज़ाहिर एक कमांडो बैकग्राउंड के आदमी थे वो, और एग्रेशन था, एग्रेसिव था। फिर जो ज़्यादा इख्तलाफ जो खुलकर सामने आया वो वाजपेयी के दौरे से हुआ था। जब भारतीय वज़ीर आज़म वाजपेयी लाहौर आए थे, मैं उस वक्त लाहौर में गया था उस कवरेज के लिए, तो उस वक्त अंदाज़ा हो गया था कि वहाँ भी बहुत से लोग इस सर्कल में, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब वाघा पे नहीं पहुँचे थे, और ये भी ख़बरें आई कि जी उन्होंने आके जो गवर्नर हाउस में उन्होंने मुलाकात ज़रूर की थी, लेकिन वहाँ ख़बरों ने जन्म लेना शुरू हो गया था कि मुशर्रफ वॉज़ नॉट हैप्पी। और जो उसी दिन लाहौर में इस्लामी जमीयत तलबा और जमात इस्लामी ने वहाँ हंगामा वग़ैरह किया था सड़कों वग़ैरह पे, उसके बारे में भी ये ख़बरें थीं कि ये कहा गया है उनको इस तरह का प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि वो बहुत ऑर्गेनाइज सा प्रोटेस्ट था और वो गवर्नर हाउस के सामने नहीं हुआ था। गवर्नर हाउस के सामने सिर्फ़ एक ग्रुप को इजाज़त थी प्रोटेस्ट करने की, वो JKLF वालों का था उनका। फिर ये जो जब मुशर्रफ साहब गए हैं 12 अक्टूबर को, तो बाद में ये ख़बरें सामने आईं कि मुशर्रफ साहब ऑलरेडी अपने 4-5 अफसरान को जो उनके काबिल एतमाद साथी थे, उनको वो एतमाद में लेकर गए थे कि अगर नवाज़ शरीफ की तरफ से कोई एडवेंचर इस तरह का हो तो आपने क्या करना है। और इससे पहले उन्होंने एक मैसेज भी थ्रू शहबाज शरीफ पहुंचा दिया था नवाज़ शरीफ के पास कि, और बल्कि ये कहा था कोट अनकोट जो लोग बताते हैं कि शहबाज शरीफ से कि टेल द प्राइम मिनिस्टर दैट आई एम नॉट जहांगीर करामत। तो वो सारी चीज़ें थीं। फिर 12 अक्टूबर के दिन हम लोग कराची एयरपोर्ट पे थे जब 12 अक्टूबर का सारा सीन हुआ था। उस वक्त दोपहर से ही इस तरह की ख़बरें आनी शुरू हो गई थी कि मामलात कुछ इस्लामाबाद में गड़बड़ चल रहे हैं, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें ज़ाहिर है जो जनरल नवाज़ शरीफ साहब ने सुबह से ही ये एक्टिविटी शुरू हो गई थी, और जो सईद मेहदी साहब जो नवाज़ शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनसे जब बात मेरी बाद में हुई थी उससे, तो उनका कहना था कि उन्होंने ये मशवरा दिया था मियाँ साहब को कि आप बेहतर है कि चौधरी निसार और शहबाज शरीफ से मशवरा कर लें। लेकिन हालांकि वज़ीर आज़म हाउस में वो दोनों मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मशवरा नहीं किया। उन्होंने बस सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाया, सेक्रेटरी डिफेंस के थ्रू उन्होंने ये लेटर जो है ना, ये इशू उन्होंने कहा कि आप नोटिफिकेशन बना लें, और फिर ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को उन्होंने वो, अब बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद ज़ियाउद्दीन भट्ट को अगर ना करते किसी और को करते तो शायद ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो जाता मामला। उसके बाद जो 10th कोर का पूरी वो थी जनरल महमूद वग़ैरह, इन्होंने जाके नवाज़ शरीफ को हटा दिया। ये बहुत इससे पहले इस तरह की चीज़ें माजी में माशाल्लाह तो लगे हैं, लेकिन इस तरह का टेक ओवर कभी भी माजी में नहीं हुआ इस तरह की तरह से, क्योंकि उस पूरे वक्त में जिस वक्त नवाज़ शरीफ को और उनकी काबीना के लोगों को हटाया गया, मुल्क में एक गवर्नमेंट मौजूद थी, लेकिन उस गवर्नमेंट की मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना गिरफ़्तार हो चुके थे। उस पार्लियामेंट मौजूद थी, उस पार्लियामेंट की मौजूदगी में जो है ये सब कुछ हो गया था। प्रेसिडेंट मौजूद थे, प्रेसिडेंट की मौजूदगी में चंद आर्मी ऑफिसर्स ने जाके एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया था। फिर जब नवाज़ शरीफ जनरल मुशर्रफ वापस आए हैं तो ऑलमोस्ट कराची एयरपोर्ट को टेक ओवर कर लिया था फ़ौज ने, उसमें
मेरे एक दोस्त, स्कूल के ज़माने का दोस्त, उस वक्त कंट्रोल टावर में ही होते थे, तो वो बाद में बेचारा मुश्किल में भी आया, उसको इस केस में पेश भी होना पड़ा एज ए विटनेस वगैरह उसमें। लेकिन ये सारा बुनियादी तौर पे, और उसके बाद जब जनरल मुशर्रफ ने कंफर्म कर लिया कि चीज़ें बेहतर हो गई हैं, तो उन्होंने जब पहली नशरी तकरीर की, उसका वाक़या पाकिस्तान टेलीविज़न के असर वक़ार अज़ीम बताते हैं बहुत कि बड़ा दिलचस्प था। जब टीम गई है उनको इंटरव्यू करने, तो इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने पूछा ये कि उन्होंने, बल्कि पीटीवी वालों ने उनसे पहले कहा कि जी आपकी तकरीर से पहले नेशनल एंथम होगा या नहीं होगा। तो उनकी थोड़ी सी समझ में नहीं आया उनके बकौल। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं होगा? उन्होंने कहा कि इसलिए कि आपकी कोई पोजीशन नहीं है इस वक्त, आप ना सदर हैं, ना वज़ीर आज़म हैं, ना ही चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो फिर वो नेशनल एंथम नहीं हुआ उनकी तकरीर से पहले, क्योंकि उस वक्त वो उनकी कोई पोजीशन नहीं थी सिवाय इसके कि वो आर्मी चीफ़ उन्होंने दोबारा हो गए थे। बाद में फिर उसके नेक्स्ट डे कहते हैं, नेक्स्ट डे या एक दिन बाद छोड़ के, उन्होंने शरीफुद्दीन पीरज़ादा से बात की। शरीफुद्दीन की किताब में ये भी लिखा है कि शरीफुद्दीन पीरज़ादा उनको रिकग्नाइज़ नहीं कर सके थे, तो उन्होंने अपने आप का अपना ख़ुद तारुफ़ कराया और फिर बुलाया। तो उन्होंने कहा कि आपके ख़्याल में मेरे पास क्या ऑप्शन है, क्या मैं मार्शल लॉ लगा सकता हूँ? उन्होंने कहा मार्शल लॉ को दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी उस तरह, तो इस वक्त ज़ाहिर है ना आप सदर बन सकते हैं फौरी तौर पे। तो लिहाजा उन्होंने वो टर्म कॉइन की कि आप चीफ़ एग्जीक्यूटिव हो जाएं। तो फिर वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हो गए। फिर बाद में उसके 2-3 दिन बाद जब मुलाकात हुई है तो उसमें भी ये ऑप्शन डिस्कस हुआ कि हम जो है हुकूमत कैसे चलाएं, क्या मार्शल लॉ लगा दें मुल्क में। तो कुछ लोगों का ख्याल था जो उस मीटिंग में थे, 1-2 लोगों का, कि आप इलेक्शन का ऐलान कर दें, हमें इलेक्शन की तरफ चला जाना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि जनरल महमूद वगैरह, जनरल अजीज़ वगैरह ने इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा जब ये काम हो ही गया है तो हम फिर पहले चीज़ें बेहतर कर लें, उसके बाद काम होगा। देखिए वो तो ऑलरेडी जो है वो जिन लोगों को वो एतमाद में लेके गए थे और जिनसे ये कह के गए थे कि अगर नवाज़ शरीफ की तरफ से या वज़ीर आज़म की तरफ से मुझे हटाने की कोई कार्रवाई हो तो आपने क्या करना है। अब वो ज़ाहिर है फ़ौज का अपना एक तरीक़ेकार होता है, और आम तौर पे जब टेक ओवर होता है तो सबसे पहले स्टेट कंट्रोल मीडिया पे होता है। सबसे पहले स्टेट कंट्रोल पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान में फ़ौज जाती है, और ये एग्जैक्टली यही हुआ। तो जिन लोगों को वो एतमाद में लेकर गए थे उनमें जनरल महमूद जो DGISI थे, जनरल एहसान जो MI में थे, और जनरल अजीज़ और ग़ालिबन 1-2 लोग और थे। तो उनको वो कॉन्फिडेंस में लेकर गए थे, और एग्जैक्टली उन्हीं लोगों ने ये सारा ऑपरेशन वो किया था। अब चूँकि बीच में ये हुआ था जिसको बाद में तैयारा हाईजैकिंग केस बना के जहाज़ उतरने नहीं दिया गया, तो उस वजह से जो इस्लामाबाद ऑपरेशन था वो तो जनरल महमूद देख रहे थे, जो कराची ऑपरेशन था वो जनरल उस्मानी देख रहे थे उसमें। लेकिन ये फ़ैसला जैसे ही नवाज़ शरीफ का ये हुआ, ज़ियाउद्दीन भट्ट को बनाने का ऐलान हुआ, उसी के फ़ौरन बाद वो कार्रवाई शुरू हो गई जो ऑलरेडी प्लान का हिस्सा थी उसमें। और उससे पहले भी ग़ालिबन जो जनरल मुशर्रफ की तकरीर से अंदाज़ा होता है, पहली तकरीर से, कि एकदम उन्होंने 7 नुकाती एक एजेंडा पेश कर दिया। उससे भी लगता है कि कुछ पहले से तैयारी थी, और जो ग़ालिबन नवाज़ शरीफ या उनके लोग भी एप्रीहेंड कर रहे थे। इसी वजह से ऐन मुमकिन है कि उनके जाने का इंतज़ार किया जा रहा हो कि वो श्रीलंका जाएँ तो ये कार्रवाई हो जाए। लेकिन जो चॉइस ऑफ आर्मी चीफ़ थी नवाज़ शरीफ की, उसकी वजह से ज़्यादा इशू खड़ा हुआ। अगर वो फॉर इंस्टेंस जो उस वक्त सीनियर मोस्ट लोग थे उन्हीं में से किसी को कर देते तो शायद इतनी इस तरह की रेजिस्टेंस शायद नहीं होती, और मुशर्रफ साहब के लिए मुश्किल होती। जो भी उस वक्त सीनियर मोस्ट जनरल्स में से अगर वो किसी को करते, चाहे वो भले उनके लाइकिंग के नहीं भी होते, तो मेरा ख़्याल है ये काउंटर जो एक्शन हुआ है या कू जो हुआ है ये शायद नहीं होता। उस वजह से जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट क्योंकि उस कोर के नहीं थे
जो कोर नॉर्मली जिसको कंसिडर किया जाता है, जिसमें से लोग कंसिडर किए जाते हैं, तो उस वजह से ज़्यादा वो हुआ। फिर ज़ाहिर है मुशर्रफ के अपने जो कमांडेंट थे और अपने वो थे, उनकी पहले से तैयारी थी।